अब हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक जो वनस्पति है प्रमुख रूप से उसको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। मुख्य जो है यह झाड़ियाँ एवं वनों की भूमि, जिसमें बुशलैंड और वुडलैंड जो पार्ट है वो शामिल होता है। दूसरे प्रकार का है जिसमें घास भूमि को हम शामिल करते हैं, जिसको सामान्यतः हम ग्रास लैंड के नाम से जानते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है मरुभूमि या शुष्क झाड़ियाँ, जिसको हम जीरोफाइट्स के नाम से। तो 3 प्रकार की स्थितियाँ यहाँ बनती है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, जिनका हम जिक्र करेंगे। पहले वाला वन प्रदेश और झाड़ियाँ हैं, दूसरे वाला घास प्रदेश है और तीसरे वाला मरुद्भिद वनस्पति या मरुभूमि की जो वनस्पति, वहाँ की शुष्क झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ जो है उनका हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ की वनों का जिक्र करेंगे जो फॉरेस्ट हैं प्रमुख रूप से एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जो वन क्षेत्र हैं उनको हम प्रमुख रूप से अगर देखी जाए तो 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। प्रमुख रूप से हम देखें उनको तो सदाबहार वन, जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है और तापमान भी अच्छा रहता है, वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में मिलने वाले हैं सदाबहार वन। तो काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद मध्यवर्ती जो भाग है वहाँ मानसूनी जलवायु के पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। हालांकि इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पतझड़ वन जो हैं उनमें उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी होते हैं ये, और शीतोष्ण कटिबंध वाले भी होते हैं। तो थोड़ी विभिन्नताएं पतझड़ में मिलती हैं, लेकिन वैश्विक रूप से हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम भाग में सदाबहार वनों की प्रचुरता है। मध्यवर्ती भाग में पतझड़ वन और मानसूनी वन आपको मिलते हैं, और उत्तरी भागों में जाने पर हमें कोणधारी वन देखने को मिलते हैं, जो कि शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें एशिया महाद्वीप में जो वनों का है उसमें लगभग 61% जो है उसमें उष्ण कटिबंधीय वनों की प्रचुरता सबसे ज़्यादा है। उसमें ज़्यादातर भागों में 23% भाग पे उपोष्ण कटिबंधीय वन है और 14% भाग पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को यहाँ मिलते हैं। और बहुत कम क्षेत्र पे जो टेगा वनों का विस्तार भी यहाँ देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। तो प्रमुख रूप से हमने देखा जो वन है वो ये इस प्रकार से। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम भाग में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। भूमध्य रेखा के समीप वाले जो प्रदेश हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिणी पूर्वी भारत, श्रीलंका आदि, ये जो प्रदेश हैं वहाँ कठोर लकड़ी के सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, जो लगभग 60 मीटर से लेकर के 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक के होते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं साल भर लगभग हरे भरे रहते हैं। विभिन्न प्रकार की लताएं इन वृक्षों में देखने को मिलती हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कौन कौन से वृक्ष हैं। उनमें है महोगनी, गटापारचा, सिनकोना, रोजवुड, नारियल, रबड़, ताड़, बांस, बैंत, ये प्रमुख वृक्ष हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखीय जो सदाबहार वन हैं उनमें प्रमुख वन कौन कौन से हैं। तो एक बार पुनः आप सुन सकते हो। महोगनी है, गटापारचा है, सिनकोना है, रोजवुड है, नारियल, रबड़, ताड़, बांस और बैंत, ये प्रमुख वृक्ष है जो यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने पहले एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है उसमें देखा था, हमने कृषि देखेंगे, अब उसमें भी जिक्र करेंगे कि प्रमुख जो व्यापारिक फसलें हमारी जो मुद्रादानी फसलें उनमें देखेंगे हम, जैसे रबड़ है, बांस है, बैंत है। तो ये इसी दक्षिण भाग में हमारे यहाँ होते हैं। दूसरे नंबर पे हम जिक्र करेंगे उष्ण मानसूनी वनों का। इस प्रकार की जो वन है ये मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में मिलते हैं, और मोटे रूप से अगर देखना चाहो तो एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग हैं वहाँ ये प्रमुख रूप से मिलते हैं। दक्षिण भागों में प्रमुख रूप से सदाबहार वन, और फिर उसके ऊपर जो चलते हैं क्रम से तो अपने को ये मानसूनी वन मिलते हैं। ये वहाँ मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ सदाबहार मानसूनी वन मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ये जो सिनकोना, महोगनी, रबर, बांस, नारियल आदि ये वृक्ष वहाँ देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे कि ये वन जो सदाबहार वनों में भी आपने इनको देखे थे, लेकिन वे क्षेत्र हैं जो दक्षिणतम भाग में भी हैं, जो सदाबहार भी रहते हैं ये वन, और वहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जिन भागों में वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर रहता है वहाँ चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम, ये जो वृक्ष हैं ये मिलते हैं वहाँ जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कुल मिला के हम चर्चा कर रहे हैं उष्ण मानसूनी वनों की। उष्ण मानसूनी वनों में 2 प्रकार के वन हैं। एक वे वन हैं
जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार मानसूनी वन भी कहते हैं। दूसरे वन वे हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, यानी सदाबहार जो मुख्य मानसूनी उष्णकटिबंधीय वन थे उनकी तुलना में वर्षा थोड़ी कम होती है। ये एक समय विशेष में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और विशेष रूप से पतझड़ वन जो हैं ये इन्हीं के लिए नाम दिया गया है। ये जो पतझड़ वन है इनमें साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम इत्यादि वृक्ष प्रमुख रूप से हैं। और फिर जब और भी वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तो हम इनमें देख सकते हैं जिन भागों में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर हो जाता है वहाँ फिर थोड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से दिखाई देने लगते हैं, जहाँ बबूल के, खिजड़े के वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। और जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है तो कंटीली झाड़ियाँ वहाँ में दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार उष्ण मानसूनी जो वन है इनमें इस प्रकार से वर्षा के आधार पर उनमें विभिन्न स्त्रीकरण देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन है। ये मध्यवर्ती एशिया के उच्च भागों और मध्यवर्ती एशिया में मिलते हैं। आंतरिक भागों में देखने को सामान्यतः मिलते हैं। एशिया महाद्वीप के समशीतोष्ण भागों में स्थित शीतोष्ण मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में, जिनमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान आदि सम्मिलित हैं, शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले एवं नुकीली पत्ती वाले दोनों ही प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वहाँ मिलते हैं जब वर्षा थोड़ी अधिक होती है, और नुकीली पत्ती वाले थोड़े उच्च भागों में मिलते हैं जहाँ बरसात हिम के रूप में भी होती है और थोड़ी ठंड अधिक पड़ती है। इनमें प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं कि बलूत का, मेपल का, कपूर का, लारेल, तुंग, सैतूत आदि वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। और इस वाले जो क्षेत्र हैं ये जापान के अंदर यहाँ चाय की खेती और चावल की कृषि भी इन शीतोष्ण मानसूनी जो प्रदेश है उनमें की जाती है। सैतूत के वृक्ष जापान में विशेष रूप से देखने को रेशम के पालन के लिए जाने जाते हैं। सैतूत के वृक्षों पे चीन और जापान में रेशम के कीड़े पालकर रेशम प्राप्त करने का काम यहाँ किया जाता है, और तुंग वृक्ष से तेल प्राप्त किया जाता है। ये भी इसी शीतोष्ण मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में ही देखने को हमें मिलता है। तो अभी हम एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति में हम प्रमुख रूप से बुशलैंड एंड वुडलैंड यानी कि मुख्य रूप से जो झाड़ियाँ और वन हैं या वन प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं। उस वन प्रदेश में हमने पहले नंबर पे देखा भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, दूसरा हमने देखा उष्ण मानसूनी वन, तीसरा हमने देखा शीतोष्ण मानसूनी वन, और अब हम देखेंगे कोणधारी वन जो ये आपको दिखाई दे रहा है, कोणधारी वन जिसे टेगा वन भी कहते हैं। यह एशिया महाद्वीप के उत्तरी भागों में देखने को मिलता है या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ठंड अधिक पड़ती है और वर्षा सामान्यतः कई बार हिम के रूप में होती है। एशिया महाद्वीप के शीतोष्ण प्रदेश में यूराल पर्वत से लेकर के प्रशांत महासागर तक नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन मिलते हैं, इन्हें टेगा वन के नाम से जाना जाता है। कठोर शीत और साधारण वर्षा वाले ये क्षेत्र हैं, ये साइबेरियाई प्रदेश में देखने को हमें मिलते हैं। ये वन एशिया की बहुमूल्य मुलायम लकड़ी के वृक्ष हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इनकी लकड़ी बड़ी मूल्यवान होती है क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। इनका व्यापारिक दोहन अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि ये एक ही प्रजाति के एक जगह बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों में प्रमुख रूप से फर है, स्प्रूस है, लार्च है, चीड़ है, हेमलॉक, सीडार आदि के वृक्ष प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप चित्र में ये देख सकते हो, वनों का मैंने दिखाया आपको मानचित्र के द्वारा। इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे वृक्ष यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे भूमध्य सागरीय झाड़ी वनों की। अब हम चर्चा करते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं उसमें भूमध्य सागरीय, देखो पहले मैंने चर्चा की थी भूमध्य रेखीय की, अब हम चर्चा कर रहे हैं भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। ये वे प्रदेश हैं जो एशिया महाद्वीप के सुदूर जो पश्चिमी भाग है और जो भूमध्य सागर से लगते हुए हैं, जैसे कि हमारा अरब है, साइप्रस है, इजराइल है, जॉर्डन है, टर्की है, ये वाला जो प्रदेश है उसमें इस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इस प्रकार के झाड़ी वन प्रमुख रूप से टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, साइप्रस द्वीपों में पाए जाते हैं। इराक तथा ईरान के कुछ भागों में भी इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। और मैं आपको बताऊं कि शुष्क गर्मी और वाष्पीकरण से बचने के लिए इन वनों की पत्तियां थोड़ी चिकनी मोटी वैसे ही होती हैं जिस प्रकार से अपनी, मतलब कुल मिला के इनकी छाल थोड़ी मोटी होती है, चिकनी भी होती है, जड़ें थोड़ी लंबी होती हैं क्योंकि झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं।
और अपने जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है वैसी ही होती है, लेकिन भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होती है, भूमध्य सागरीय वन जो थोड़ा इससे डिफरेंट प्रकार के ये होते हैं, क्योंकि यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। इन भागों में प्रमुख रूप से जो रसदार फल हैं उनकी भी प्रधानता देखने को मिलती है। इनमें नींबू, नारंगी, माल्टा, अंजीर, जैतून, अखरोट और लारेल आदि इस प्रकार के वृक्ष प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। जैतून तेल निकाला जाता है। जैतून का तेल प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जैतून का तेल जो ये खाने के काम में भी आता है और शरीर के लेपन करने के काम में सौंदर्य प्रधान तेल है एक प्रकार से जैतून का तेल। काफ़ी थोड़ा महंगा भी आता है सामान्य तेल की तुलना में, और वर्तमान में अपने जो मार्केट में आता है कि फिगोरा नाम का जो ब्रांड आता है वह भी जैतून तेल का ही है, जैतून का ही तेल उसमें आता है। और स्किन पे जब हम जैतून का तेल लगाते हैं तो बड़ा सॉफ्ट सा हमें ये फीलिंग्स देता है, उसमें ज़्यादा हेवी तेल नहीं होता, बड़ा हल्का तेल होता है, इसलिए स्किन में लगाने में बड़ा उपयोगी है। चेहरे के ऊपर के प्रकार से जब दाग धब्बे हो जाते हैं तो उनके लिए भी जैतून के तेल का उपयोग आयुर्वेद के अनुसार उपयोगी बताया जाता है। शराब बनाने के लिए नारंगी, माल्टा, अंगूर मैंने बताया था, इसकी फल जो मीठे फलदार जो खेती है वो भी यहाँ होती है, जिसमें नारंगी है, माल्टा है, अंगूर विशेष रूप से इस भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है ज़्यादा पैदा होता है, वहाँ ये शराब बनाने के काम में अंगूर विशेष रूप से। किशमिश, मुनक्का आदि भी यहीं प्राप्त होते हैं, और अखरोट भी इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। और इन झाड़ी वनों का महत्व पशुपालन के लिए भी बहुत अधिक है। यही कारण है कि खानाबदोश जातियाँ इन क्षेत्रों में भेड़ बकरियों को लेकर भ्रमण करती रहती है। तो कुल मिला के हमने देखा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देखी। यहाँ की जो जलवायु दशाएँ हैं उनके बारे में हमने देखा। अब हम जिक्र करेंगे ग्रासलैंड का। एक प्रदेश जो हमने एक टॉपिक मेन था वनों का वो हमने देखा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे घास प्रदेश जो हैं, घास प्रदेश का हम जिक्र करेंगे। घास प्रदेश जो हैं ये वो क्षेत्र हैं जहाँ बरसात की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो बड़े वृक्षों की, ऊंचे वृक्षों की और बड़े वृक्षों की प्रधानता वहाँ कम होती है, और जो वनस्पति होती है वह घासनुमा होती है। तो इसका सीधा सा ये है कि जहाँ बरसात की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि सामान्यतः जो आंतरिक भाग होते हैं जहाँ बरसात की मात्रा कम हो जाती है, उस प्रदेश में घास प्रदेशों का विकास प्रमुख रूप से होता है। एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में, यानी कि कैस्पियन सागर से लेकर के बैकाल झील जो है साइबेरिया की, वहाँ तक एक लंबे चौड़े क्षेत्र में, जिसमें कि ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया वाला प्रदेश है, अर्धमरुस्थलीय है, तो ये एक लंबा एक बेल्ट है जिसमें कि स्टेपी ग्रासलैंड के नाम से जिसको जाना जाता है। स्टेपिश प्रदेश जो है ये लंबी घास का मैदान है और पशुचारण के लिए विशेष रूप से ये जाना जाता है। स्टेपी प्रदेश है, इसकी मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन बरसात की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसलिए बड़े वन यहाँ कम है। एशिया के ये घास के मैदान स्टेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में मिलने वाली ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी, साधारण वर्षा मैंने बताया पहले साधारण होती है, शरद ऋतु का न्यूनतम तापमान तथा हल्की मिट्टी किसी भी प्रकार के वृक्षों के उत्पादन में सहायक होती है। तो कोमल एवं छोटी गुच्छेदार घासें प्रमुख रूप से यहाँ मिलती हैं। मैंने बताया था पशुचरण यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है, इसलिए खिरगिज और कज्जाक जातियों के जो लोग हैं अपने भेड़, बकरी, घोड़े, गाय, बैल इनको यहाँ चराते रहते हैं, और ये इस प्रदेश के प्रमुख जानवर भी है जो यहाँ चराए जाते हैं, सॉरी पशु हैं। दक्षिणी भागों में ये घास के मैदान अर्ध मरुस्थलीय भागों में बदल जाते हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे दक्षिण की ओर आते हैं, दक्षिण पश्चिम वाले भागों की ओर आते हैं, तो ये डेजर्ट स्थितियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। इनके घास मैदान है उनके दक्षिण की बात करें। अब अंत में हम जिक्र करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, जो डेजर्ट वेजिटेशन वाला जो पार्ट है मरुस्थलीय वनस्पति का, उसकी जिक्र करेंगे। एशिया महाद्वीप में 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक उष्ण मरुस्थल, दूसरा शीतोष्ण मरुस्थल, और तीसरा हम कह सकते हैं कि शीत मरुस्थल। तो प्रमुख रूप से हम देखेंगे उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के सामान्यतः 20 से 30 डिग्री अक्षांश के जो पश्चिमी भाग होते हैं वहाँ देखने को मिलता है। तो एशिया के 20 से 30 डिग्री वाला जो पार्ट है, और पश्चिम प्रदेश में 20 से 30 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में ज़्यादा स्थिति है, इसलिए उत्तरी अक्षांश की बात हम यहाँ कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, जिसमें कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान है, सिंध प्रदेश है, राजस्थान का कुछ प्रदेश है,
पाकिस्तान का जो प्रदेश है, अरब है, अरब कंट्री हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं, सऊदी अरब वगैरह वाले जो भी हैं। तो ये एक प्रकार से डेजर्ट हैं और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, जिसमें कंटीली झाड़ियाँ, बबूल, सूखी घास, खजूर, इस प्रकार के वृक्षों की प्रधानता होती है। और यहाँ की वनस्पति जो होती है वो जीरोफाइट मरुस्थलीय वनस्पति होती है। जड़ें इनकी गहरी लंबी होती है ताकि गहराई से ये पानी सोख सके, और इनकी जो ऊपरी भाग होते हैं वो झाड़ीनुमा, छाल कांटेदार होती हैं, पत्तियाँ छोटी होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके, और इनकी ऊपरी जो छाल होती है वो कांटेदार और चिकनी भी होती है ताकि वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो सके। तो ये बड़ी 2-3 इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर हम जिक्र करते हैं शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। यह उष्ण मरुस्थल के उत्तरी भागों में देखने को सामान्यतः मिलती। एशिया के संदर्भ में हम जिक्र कर रहे हैं। एशिया के शीतोष्ण मरुस्थल सामान्यतः एशिया के मध्यवर्ती भागों में आ गए, जिसमें कि मंगोलिया, तिब्बत, तुर्किस्तान आदि जो पठारी और आंतरिक भाग हैं। यहाँ मंगोलिया के गोबिका मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है अपने आप में एक शीतोष्ण मरुस्थलीय भाग है। यह ठंडा मरुस्थल के नाम से भी इसको जानते हैं। मरुस्थल संसार का प्रमुख शीतोष्ण मरुस्थल है। वर्षा की कमी के कारण इन भागों में शुष्क घास और कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। दशाएं दोनों में सेम है, उष्ण मरुस्थल और शीतोष्ण मरुस्थल वनस्पति की दृष्टि से। फर्क इतना है कि उष्ण मरुस्थल में रेत की प्रधानता देखने को मिलेगी, तापमान अधिक मिलेगा, लेकिन शीतोष्ण मरुस्थल में तापमान अपेक्षाकृत कम, वर्षा दोनों में ही कम है, लेकिन वहाँ अपेक्षाकृत तापमान थोड़ा कम होता है, इसलिए मरुस्थलीय दशाएं जो होती हैं वो शीतोष्ण प्रकार की हो जाती हैं। और अब इसी में मरुस्थल में देखेंगे हम शीत मरुस्थलीय प्रदेश। एशिया के शीत मरुस्थल उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों से जो एशिया के उत्तरी भाग जो हैं, टुंड्रा प्रदेश जो हैं, साइबेरिया के उत्तरी जो मैदान है उस मैदान के उत्तरी भाग में हम देखते हैं तो वहाँ कठोर शीत ऋतु, निम्न तापमान, ठंडी हवाएं, बर्फीली तूफान भरी हवाएं जो चलती हैं, यह शीत मरुस्थल के लिए को उत्पन्न करने वाली दशाएं हैं। केवल ग्रीष्म ऋतु में यहाँ हल्की फुल्की वनस्पति उगती है, बाकी साल भर यहाँ हमें हिम का आवरण ही देखने को मिलता है। तो मरुस्थलीय दशाएं 3 प्रकार की देखी हमने, उष्ण मरुस्थल, शीतोष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। सीधी रूप से हम कह सकते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बरसात बहुत कम हो रही है, वनस्पतियाँ वहाँ कंटीली झाड़ीनुमा हैं, वे उष्ण मरुस्थल हैं और महाद्वीपों के 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। शीतोष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के सामान्यतः मध्य भाग में, आंतरिक भागों में मिलते हैं, जहाँ तापमान थोड़ा अपेक्षाकृत कम होता है और वर्षा भी कम होती है। यानी ये जो स्टेफी घास के मैदान थे उनसे भी थोड़ी क्लाइमैक्स, चरम नेगेटिव स्थिति होती है जहाँ इस प्रकार के डेजर्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है शीत मरुस्थल, ये दोनों ही गोलार्धों में सुदूर उत्तरी और दक्षिणी भागों में देखने को मिलते हैं। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम देखेंगे, स्वाभाविक है कि एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध के जो उत्तरी भाग हैं एशिया महाद्वीप में, जो उत्तरी पार्ट जो इसका पड़ रहा, वहाँ ये शीत मरुस्थल देखने को मिलते हैं। टुंड्रा प्रदेश की दशाएं यहाँ देखने को मिलती हैं और लगभग बर्फीली आंधियाँ यहाँ सामान्यतः चलती हैं और बरसात ऋतु बहुत कम, और वो भी केवल हिम के रूप में यहाँ बरसात होती है। इसी के साथ आज हमने ये अपना टॉपिक जो था वो पूरा किया, अपना प्राकृतिक वनस्पति एशिया का। धन्यवाद आपको वीडियो सुनने के लिए।